Good morning, all of you. Have a nice day. And once again, welcome back to you, APS online class. Dear students, जैसा कि हमने आगे में इसी कॉन्सेप्ट को जारी रखूंगा। मैं दोस्तों चर्चा कर रहा था जीडीपी और एनडीपी के संदर्भ में। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनडीपी का मतलब होते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो प्यारे साथियों, सकल घरेलू उत्पाद की हम परिभाषा पढ़ चुके हैं। एक राष्ट्र की घरेलू सीमाओं के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित होने वाली अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहा जाता है? जीडीपी। लेकिन इस जीडीपी में से मूल्य हास्य को घटा दिया जाते हैं तो हमारे पास निकल के आती है एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो प्यारे साथियों, जो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय है, ये हमारी शुद्ध आय नहीं है। शुद्ध आय कब होगी? जो हमने इन उत्पादों को बनाने में, इनको प्राप्त करने में जो इन्वेस्ट किया है, जो मूल्य हाथ से हुआ है, उसको माइनस करने पर जो हमारे पास निकल के आएगी वो निकल के आती है हमारी शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो जो ये तथ्य हैं, ये तथ्य हमें बखूबी रूप से ये स्पष्ट करा देते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है। इट इज ओके। आगे मैं बात करना चाहूंगा सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट होगा जीवन की निम्न गुणवत्ता। जब प्यारे साथियों जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में चर्चा करें तो इसमें हमें दो पहलुओं की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, जिसमें एक शिक्षा या हम कहें साक्षरता और दूसरा होता है दोस्तों स्वास्थ्य। जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित या संकेतित करने वाले जो तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं? वहाँ की शिक्षा और वहाँ का स्वास्थ्य। प्यारे अनुजों, चाहे हमारे पास कितना भी धन है, या मैं कहूं कि हमारी प्रति व्यक्ति आय चाहे कितनी ही अधिक है, लेकिन हमारे पास शिक्षा नहीं है, ना ही हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो हम इस धन का भी एक सही मायने में प्रयोग नहीं कर सकते। प्रति व्यक्ति आय या हमारी संपत्ति, हमारी पूंजी, हमारा धन
उसको हम एक सही मायने में तभी खर्च कर पाएंगे जब हमारे पास एक अच्छी शिक्षा होगी और हमारा अच्छा स्वास्थ्य होगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले जो संकेत हैं वो कितने हुए? दो, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। तो बच्चों, शिक्षा को मैं साक्षरता कहूं तो कहीं मायने में गलत नहीं होगा। जब हम बात करें हमारे देश की साक्षरता के संदर्भ में, सन 2011 के अनुसार हमारे देश की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 74.04। अगर नीचे से मैं बात करूं, अगर मैं एक स्टेप बाय स्टेप बात करूं तो हमारे देश की जो जो साक्षरता दर है वो साक्षरता दर कहीं मायनों में अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। विश्व में ऐसे भी देश हैं जिनकी साक्षरता का स्तर कंप्लीटली 100% है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन कौन से देश हैं? कोई एक, दो, तीन देश नहीं है, अनेकों देश हैं। कौन कौन से हैं? एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, आ जाना। इसका भावार्थ उल्टा मत ले लेना। आ का मतलब यहाँ जो लिया गया है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। जा का मतलब जापान से, और ना का मतलब दोस्तों नॉर्वे। ऐसे देश जिनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और नॉर्वे आते हैं, जिनकी साक्षरता का स्तर कंप्लीटली कितना है? 100%। साक्षरता को डिफाइन करने की मैं आवश्यकता महसूस नहीं करता क्योंकि आपका स्टैंडर्ड हाई है। तो प्यारे बच्चों, साक्षरता हमारे देश की पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था को क्या करती है? स्पष्ट करती है। क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जब हम साक्षरता की बात करें तो कितनी है? मात्र 74.04। मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि हमारे देश के लगभग कितनी 1/4 जनसंख्या आज भी कैसी है? निरक्षर। हमारे देश का लगभग 25% भाग आज भी अनपढ़ों का है। तो क्या ये तथ्य काफी नहीं है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पिछड़ा कहने के लिए? फिर भी मैं और बता देता हूं आपको। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, जीवन प्रत्याशा की, तो प्यारे साथियों, विश्व बैंक के अनुसार सन 2014 में, किसके अनुसार? वर्ल्ड बैंक के अनुसार
कब की बात कर रहे हैं हम? सन 2014 में हमारे देश की जो जीवन प्रत्याशा थी वो कितनी है? मात्र 68 वर्ष। तो आपके मन में एक सवाल कौन रहा होगा कि आखिर जीवन प्रत्याशा होती क्या है? सही मायने में इसकी परिभाषा होगी दोस्तों, एक नवजात की जीवन के समय औसत सांख्यिकीय माप को जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उस नवजात की प्रत्याशित औसत जो आयु होती है उसका जो सांख्यिकीय माप होते हैं वो उस बच्चे की जीवन प्रत्याशा कहलाती है। गौर फरमाइएगा दोस्तों, मैंने कहा कि एक बच्चे के जन्म के समय उस नवजात की प्रत्याशित औसत जो आयु होती है उसका सांख्यिकीय माप उस बच्चे की जीवन प्रत्याशा कहलाता है। और हमारे देश की जीवन जो प्रत्याशा है विश्व बैंक के अकॉर्डिंग सन 2014 में कितनी थी? 68 वर्ष। तो ये जो तथ्य है जो हमने पढ़े, एक शिक्षा के संदर्भ में पढ़ा, दूसरा स्वास्थ्य के संदर्भ में पढ़ा। तो ये दोनों जो तथ्य हैं, ये दोनों तथ्य क्या काफ़ी नहीं है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पिछड़ा कहने के लिए? विश्व के विकसित देशों की बात तो छोड़िए आप, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इनके संदर्भ में तो चर्चा छोड़िए, इनसे तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। लेकिन अपने जो पड़ोसी देश हैं, चीन है, श्रीलंका, इनसे तो कंपेयर कर ही सकते हैं ना। लेकिन इनसे भी कहीं मायने में हमारे देश की जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर कैसी है? बहुत कम। आगे दोस्तों मैं बात करूंगा अगले पॉइंट पर, जो तीसरा होगा गरीबी की समस्या। कौन सा होगा? गरीबी की समस्या। तो बच्चों तीसरा पॉइंट होगा गरीबी की समस्या पहले मैं डिफाइन करना चाहूँगा कि गरीबी होती क्या है। तो जब गरीबी की हम बात करें दोस्तों, तो गरीबी की परिभाषा हम दे सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में
आवश्यकताओं को पूरा करने में कैसा रहता है दोस्तों? असमर्थ। मूलभूत आवश्यकताएं तो आप जानते होंगे, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान। जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असक्षम है, मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान, तो ऐसे व्यक्ति को किसकी श्रेणी में रखा जाते हैं? गरीबी की श्रेणी में। ध्यान रहे साथियों, वैसे तो हमारे देश में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए काफ़ी समितियों का गठन किया गया। काफ़ी ऐसी समितियां हैं जो हमारे देश में इस चीज़ का आकलन करती रहती हैं कि हमारे देश की जनता का कितना प्रतिशत भाग गरीब है। उनमें से ही एक समिति जिसका नाम है सुरेश तेंदुलकर। सुरेश तेंदुलकर समिति, इस समिति के द्वारा सन 2011-12 में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए, उनके अनुसार बताया गया कि आज भी हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 21.92% भाग कैसा है? गरीब। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि आज भी हमारे देश की लगभग 1/4 जनसंख्या गरीब है? मेरे हिसाब से तो कहना उचित ही है। आज भी हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 1/4 हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, या मैं कहूँ बीपीएल, ब्लॉक प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो सदस्य हैं उन्हें बीपीएल की श्रेणी में रखा जाते हैं। इससे गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले जो सदस्य होते हैं उन्हें एपीएल के अंतर्गत रखा जाते हैं। बीपीएल का पूरा नाम बिलो पॉवर्टी लाइन, और दोस्तों एपीएल का पूरा नाम होते हैं अबव पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल में होंगे और गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले एपीएल में आते हैं। तो साथियों, क्या हम कह सकते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है? हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे देश की गरीबी में सुधार तो हुआ है, लेकिन वो सुधार कैसा रहा? मंद। जितना सुधार होना चाहिए था उतना सुधार नहीं हो पाया। इसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा इसी चैप्टर में अगले कॉन्सेप्ट में करने वाला हूं। आगे मैं बात करूंगा चौथी व्यवस्था की, अर्थात हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अविकसित अर्थव्यवस्था ठहराने वाले जो कारक हैं, उन कारकों में जो चौथा कारक सम्मिलित है
वो है दोस्तों कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। साथियों, आज भी हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 50% भाग कृषि और उससे संबंधित कार्यों में क्या है, संलग्न। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पैराग्राफ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैं बात करूं स्वतंत्रता के समय की, तो स्वतंत्रता के समय लगभग हमारे देश की जनसंख्या का 72% भाग कृषि और उससे संबंधित सहायक कार्यों में संलग्न था। लेकिन आज यही स्तर घटकर 49% हो गया है। कमी हुई है अवश्य, लेकिन कमी उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। यह तो साथियों 1950-51 में हमारे देश की जो जीडीपी थी, इस जीडीपी में कृषि का जो योगदान हुआ करता था वो 50% हुआ करता था। लेकिन आज मैं बात करूं, हमारे देश की 49% जनसंख्या कृषि और उससे संबंधित कार्यों में संलग्नित होने के बावजूद भी जो जीडीपी में इनका योगदान है मात्र कितने, 15%। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का पिछड़ा होने का कारण एक ये भी माना जाता है। इतना तो हम जानते हैं, जो कृषि है वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। लेकिन प्राथमिक व्यवसाय जो है, उस प्राथमिक व्यवसाय की अपेक्षा द्वितीय व्यवसाय में अधिक इनकम है और द्वितीय की अपेक्षा तृतीय व्यवसाय में अधिक इनकम है। मैं बात करूं द्वितीय और तृतीय व्यवसाय की, तो इनका लगभग हमारे देश की अर्थव्यवस्था में 85% क्या है योगदान, जीडीपी में, सॉरी, हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें द्वितीय और तृतीय व्यवसाय, इनका जो योगदान है वो कितना है, 85%। तो इसलिए एक देश की अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने के लिए जरूरी है कि प्राथमिक व्यवसाय से लोगों का पलायन द्वितीय और तृतीय व्यवसाय की ओर किया जाए। ऐसे ही एक चौथे कारण के बाद पांचवें कारण की चर्चा करेंगे। पांचवें जो लक्षण है, पांचवा लक्षण है जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक अविकसित या पिछड़ी अर्थव्यवस्था ठहराने के लिए उत्तरदायी है। उसमें पांचवा कारण है और ये पांचवा जो लक्षण है वो है जनांकीय कारण या कारक। मैं सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों कि जनांकीय होती क्या है। तो जनांकीय की मैं बात करूं तो दोस्तों जनांकीय होगी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक तथा सांख्यिकीय अध्ययन
जनांकिकी कहलाता है। जनांकिकी कहते किसे? मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक तरीके से या सांख्यिकी के रूप में किया गया जो अध्ययन है वो अध्ययन क्या कहलाता है? जनांकिकी कहलाता है दोस्तों। इसमें मृत्यु दर को भी शामिल किया जाता है, जन्म दर को भी शामिल किया जाता है, जनसंख्या परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इन सभी का एक संयुक्त रूप जो होता है वो होता है जनांकिकी है, जिसमें जनसंख्या के विभिन्न तथ्यों के संदर्भ में एक साथ क्या किया जाता है? अध्ययन। मैं ऐसे एक तथ्य को लेकर स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक अविकसित अर्थव्यवस्था। प्यारे बच्चों, एक देश की जो अर्थव्यवस्था होती है उस देश की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं वो होता है वहां की जनसंख्या वृद्धि। मैं बात करूं सन 2001 से लेकर सन 2011 के दशक के मध्य की बात करूं तो इस दशक के मध्य हमारे देश की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या में जो वृद्धि दर देखी गई वो 17.62% देखी गई। कितनी देखी गई? 17.62। अब दोस्तों ये हमारे देश की जनसंख्या का एक 10 वर्ष में बढ़ने वाला भाग है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं इसके आंकड़े कहीं कहीं 17.64 भी आते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का लगभग 17.64% भाग प्रत्येक 10 वर्ष में क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार देखा जाए एक कॉन्टिनेंट महाद्वीपों की बात करें जिसमें एक महाद्वीप होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इस महाद्वीप की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का लगभग बराबर हिस्सा कि हमारे देश में जो जनसंख्या वृद्धि होती है, जो प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि होती है, एक वर्ष में हमारे देश की जनसंख्या में जितनी वृद्धि होती है उतनी जनसंख्या तो एक महाद्वीप की है। जितनी जनसंख्या हमारे देश में हर वर्ष बढ़ती है वो किसके बराबर है? एक महाद्वीप के बराबर। तो क्या प्यारे साथियों, इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए ये जो आंकड़े हैं हमारे पास काफ़ी नहीं है। क्या हम नहीं कह सकते कि हमारे देश की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या की वृद्धि दर हमारे देश के पिछड़ी अर्थव्यवस्था के लिए उत्तरदायी है? अगर इतनी तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है संसाधनों की कमी होगी, संसाधनों की कमी होगी तो सीधी सी बात है गरीबी होगी। तो प्यारे साथियों, जनसंख्या नियंत्रण भी एक देश की अर्थव्यवस्था को पिछड़ेपन से बाहर निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होते हैं। आगे मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, आगे मैं अगले पॉइंट पे चर्चा करूंगा। अगला पॉइंट है
वो है दोस्तों बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगार तो आप जानते होंगे, ऐसा व्यक्ति जो कार्य करने का इच्छुक तो होते हैं, लेकिन साथियों उसकी योग्यता के अनुसार उसे कार्य नहीं मिल पाता, तो वो व्यक्ति बेरोजगार है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं, प्रचलित जो मजदूरी है, प्रचलित मजदूरी दर पर व्यक्ति को कार्य नहीं मिलता है, तो वो व्यक्ति भी बेरोजगार है। वैसे तो बेरोजगारी के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में एक ही प्रकार के बारे में चर्चा की गई। वो बेरोजगारी का प्रकार है संरचनात्मक बेरोजगारी, या मैं कहूं छिपी हुई बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी का क्या मतलब होते हैं? वैसे इन दोनों का मतलब ही अलग होता है दोस्तों। संरचना होती है बनावट में होने वाला परिवर्तन। दोस्तों मांग और पूर्ति का नियम आपने पढ़ा होगा। अगर कभी लाइफ में मौका मिले तो पढ़ना। इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण नियम मांग और पूर्ति का नियम। मैं इसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपको समझाने की दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा कि एक देश में जो मांग होती है उस मांग में कभी तो वृद्धि होती है और कभी कमी होती है। किसी भी वस्तु की मांग अगर बढ़ेगी, इट इज सिंपल, साधारण सी बात है, तो उस वस्तु की जो कीमत है उस कीमत में कमी हो जाएगी। क्या ऐसा कहना सही है? एक देश की किसी वस्तु में एक वस्तु है, उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो गई दोस्तों। मांग में वृद्धि हुई तो प्यारे साथियों उसकी कीमत में कमी होगी। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। कभी एक पेन की कीमत 5 रुपये हुआ करती थी, फिर उस की कीमत में कमी हुई तो दोस्तों पेनों की संख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई। माना कि पेन की कीमत लगातार कम हुई। पहले जिस पेन की कीमत 5 रुपया हुआ करती थी तो उसकी मांग 1 थी, लेकिन जैसे उसकी कीमत में कमी हुई, 5 से कितनी हो गई? 4, तो उसकी मांग में वृद्धि हो गई। कितने पेनों की मांग बढ़ने लगी? 2 की।
जब उसकी कीमत में और कमी हुई तो उसकी मांग और बढ़ी। कितनी हो गई? 3। जब उसकी कीमत और घटी तो उसकी मांग जो है और बढ़ने लगी। इसी प्रकार से जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो सीधी सी बात उसकी मांग में कमी होगी, और जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होगी तो उसकी मांग में क्या होगी? वृद्धि। इसका जो वक्र बनेगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा, जबकि पूर्ति का जो वक्र बनता है वो हमेशा धनात्मक होता है। मैंने कहा कि मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। समझने के लिए मैंने बताया कि एक वस्तु की कीमत अगर कम होती है तो उस वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है, लेकिन जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग भी क्या हो जाती है? कम। पूर्ति का संबंध क्या होते हैं? प्यारे साथियों, पूर्ति का संबंध भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर किसी वस्तु की कीमत अधिक है तो ऐसी स्थिति में वो कैसी वस्तु खरीद पाएगा? कम। और उस कम वस्तु को खरीदकर भी वो ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को क्या करना चाहते हैं? पूरा। बात समझ में आई? वस्तु निश्चित है, लेकिन उस निश्चित वस्तु से ही पूर्ति कैसी करते हैं? अधिक करते हैं। माना कि हमारी जो इनकम है वो निश्चित है, तो साथियों हम उस निश्चित जो आय है उस आय में से निश्चित ही वस्तु पर परचेज कर पाएंगे। अचानक से किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो हम वो उतनी जो हमें वस्तु खरीदनी चाहिए थी, जो हमारे लिए ज़रूरी थी, उतनी हम नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो निश्चित है, उसमें वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो गई है। तो हमें अपनी आवश्यकताओं में ही कटौती करनी पड़ेगी। हमें कम वस्तुओं से ही अधिक मांगों की क्या करनी पड़ेगी? पूर्ति। आगे मैं बात करूं छिपी हुई बेरोजगारी की। हम अधिकांशतः सभी ग्रामीण सदस्य हैं और अक्सर हम देखते हैं कि हमारे परिवार के अधिकांश सदस्य किसमें संलग्न होते हैं? संलग्नित होते हैं कृषि कार्यों में। माना कि हमारे परिवार के कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं, और 500 सदस्य किस पे कार्य करते हैं? कृषि में कार्य करते हैं, या कृषि का कार्य करते हैं। तो प्यारे साथियों, अगर इनमें से 2 सदस्य चले जाते हैं अन्य किसी कार्य के लिए, तो शेष कितने सदस्य बचे? 3। किसी परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। एक समय हुआ करता था जब 5 सदस्य कृषि कार्य में ही क्या हुआ करते थे? कार्य करते थे। लेकिन इन 5 सदस्यों में से 2 सदस्य किसी अन्य कार्य में जुड़ जाते हैं, तो शेष इसके पास कितने सदस्य बचे? 3 सदस्य बचे।
तो ये तीनों सदस्य भी इस कार्य को बखूबी रूप से कर सकते हैं। इस कृषि कार्य को 3 सदस्य भी बखूबी रूप से कर सकते हैं। इनके कृषि उत्पादन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो अतिरिक्त 2 व्यक्ति लगे हुए थे, इनका यहां जो योगदान होगा वो शून्य के बराबर होगा। इनका योगदान शून्य के बराबर होगा। अगर ये इनके साथ लगे रहते हैं तो भी उतना उत्पादन होगा, अगर ये यहां से चले जाते हैं तो भी उतना उत्पादन होगा। जब इनके रहने और ना रहने से यहाँ कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहे तो इनका कोई महत्व हुआ यहाँ कार्य करने का नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति किस श्रेणी में आते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी। वो हमें ऐसे प्रतीत तो होते हैं कि किसी कार्य में संलग्न हैं, लेकिन उनके कार्य करने या ना करने से कृषि उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी होती है। मैं आशा करता हूं समझ में आया होगा। फिर एक बार मैं रिवाइज करना चाहूंगा। छिपी हुई बेरोजगारी एक गांव, एक घर के, एक परिवार के जो सदस्य होते हैं, उस परिवार के सदस्यों में से कुछ सदस्य अगर बाहर किसी कार्य के लिए चले जाते हैं तो दोस्तों उस परिवार में होने वाला कृषि उत्पाद उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन होगी, वह व्यक्ति जिसके किसी कार्य में लगे रहने से या चले जाने से उस वस्तु के उत्पादन में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता, तो वह व्यक्ति किस बेरोजगारी के अंतर्गत आता है? छिपी हुई बेरोजगारी। अरे साधारण सी बात है, जब किसी कार्य को 3 व्यक्ति अच्छी तरह से कर सकते हैं तो उसमें 5 सदस्यों की जरूरत क्या है? क्या इसमें अतिरिक्त सदस्य लगाने से इसके उत्पादन में वृद्धि होगी? नहीं होगी। कृषि उत्पादन जितना होना है उतना ही होगा, चाहे उसमें 5 की जगह 6 सदस्य लगा लें आप, चाहे 7 सदस्य लगा लें। जिस कार्य को 3 सदस्य अच्छे से कर रहे हैं तो वहां 5 सदस्यों की जरूरत नहीं होती। अगर 5 सदस्य हैं भी तो इन 2 अतिरिक्त सदस्यों के लगे रहने और ना लगे रहने से इसके उत्पादन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो इनका जो योगदान है वो कैसा रहेगा? शून्य रहेगा। और जो शून्य के बराबर रहेगा तो ऐसे व्यक्ति के लगे रहने से कोई फायदा है यहाँ पर? नहीं है। अगर फिर भी वो व्यक्ति लगा हुआ है तो कौन सी बेरोजगारी का शिकार है? वो छिपी हुई बेरोजगारी का। तो हमारे देश की जनसंख्या का अधिकांश भाग किस बेरोजगारी का शिकार है? छिपी हुई बेरोजगारी का, जो एक देश की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है। इट इज ओके। ऐसे ही अगले कारण पे मैं चर्चा करूंगा, जो है दोस्तों पिछड़ी हुई तकनीक। पिछड़ी हुई तकनीक। प्यारे अनुजों,
अब तक लोगों का यही मानना था कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इन प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ही हम अपना विकास कर सकते हैं। लेकिन लोगों के मन में ये धारणा जो थी वो कैसी थी? गलत। और इस गलत धारणा को सिद्ध कर दिया था जापान ने। जापान ने तकनीकी विकास के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को एक विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में ला के खड़ा कर दिया। अधिकांश लोगों का यही मानना था कि प्राकृतिक संसाधन एक देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं, या एक देश की अर्थव्यवस्था का विकास वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होता है। लेकिन ये गलत धारणा जो लोगों के मन में बैठी हुई थी, उस धारणा को जापान ने अपने तकनीकी बल के साथ में क्या कर दिया? गलत सिद्ध कर दिया। एक जापान जिसने अपने तकनीकी के बलबूते अपने देश की अर्थव्यवस्था को विकसित देशों की अर्थव्यवस्था के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया, वो किसके आधार पर? तकनीकी के आधार पर। तो प्यारे साथियों, आज भी हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में पिछड़ी हुई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं करने के कारण आज भी हमारा उत्पादन कैसा बना हुआ है? निम्न। तो हमें भी अपनी तकनीकी में सुधार करना होगा ताकि हम कम समय में कम खर्च करके, कम संसाधनों का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें। पिछड़ी हुई तकनीक होने के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई या एक अविकसित अर्थव्यवस्था का क्या है? शिकार। आगे मैं बात करना चाहूँगा नेक्स्ट पॉइंट में, और इसका लास्ट बिंदु होगा जिसको हम SDI भी कह सकते हैं या अन्य विशेषताओं के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं। दोस्तों, अन्य विशेषताओं में जो अध्ययन किया गया वो मुख्य रूप से दोस्तों SDI के संदर्भ में बात की गई। एक संगठन है जिसका नाम है UNDP। मैं कहूँ तो U का मतलब होगा यूनाइटेड, N का मतलब होगा नेशनल, T का मतलब होगा डेवलपमेंट और P का मतलब होगा प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको नेशन भी कह सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय है। तो मैं कहूँ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा SDI का पूरा नाम होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। UNDP के द्वारा कौन सा SDI मान किस वर्ष के अकॉर्डिंग? सन 2015 के अकॉर्डिंग प्रस्तुत किया, जिसमें पाया गया कि हमारे देश का जो SDI या मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में जो नंबर है वो कितना है? 130वां। SDI के संदर्भ में हमारा देश
कौन से स्थान पे आता है विश्व में? 130वें स्थान पर। छोड़िए उन विकसित देशों की बात को, जो उच्च ओहदे पर आते हैं। मैं बात नहीं कर रहा हूं अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस के संदर्भ में। मैं चर्चा करना चाहूँगा कि उन पड़ोसी देश जो कि बिल्कुल हमारे पास रहकर भी अपने को हमसे ऊंचा बनाए हुए हैं। किसके संदर्भ में? श्रीलंका और चीन के संदर्भ में। चीन का दोस्तों 90वां स्थान आते हैं, जबकि श्रीलंका कौन से स्थान पर है? 73वें स्थान पर। आगे मैं विस्तार से जब चर्चा करूंगा 12th क्लास में, ज्योग्राफी में इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें इसको 3 कैटेगरियों में विभाजित किया गया है, उच्च, मध्यम और निम्न। एसडीआई के आधार पर इन्हें 3 कैटेगरियों में विभाजित किया गया, उच्च मानव सूचकांक, मध्यम मानव सूचकांक और निम्न मानव सूचकांक। तो हमारा देश किस श्रेणी में आता है? मध्यम की श्रेणी में। एसडीआई के संदर्भ में हमारे देश का जो स्थान है वो कौन सा है? विश्व में 130वां स्थान है। जबकि ज़्यादा दूर की बात ना करके हम पड़ोसी देशों की बात करें, चीन की और श्रीलंका की, तो चीन का एसडीआई में 90वां स्थान है, जबकि श्रीलंका का 73वां। तो क्या प्यारे साथियों, इतने सारे तथ्य हमारे देश की पिछली अर्थव्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है। हाँ, इन तथ्यों के बारे में पढ़ने के बाद हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ इस कॉन्सेप्ट को पूरा करते हैं हम। आगे मैं चर्चा करूंगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था स्पष्ट करने वाले जो तथ्य हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करूंगा। तब तक के लिए बाय। और सुने, डू नॉट फॉरगेट